नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सोमाभाई पटेल, हिंदी विभागाध्यक्ष, नीमा गर्ल्स आर्ट्स कॉलेज गोजहरिया से इस प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। मुझे यह बात जानकर खुशी हुई कि हमारी शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत विविध पाठ्यक्रम, ऐसे पाठ्यक्रम जिसको लेकर भविष्य उज्जवल बनने जा रहा है, और इस पाठ्यक्रम के संदर्भ में एक विचार, भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम को लेकर अपना विचार यहां व्यक्त करने आया हूं। मित्रों, वैसे हेमचंद्राचार्य उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटी में बीए हिंदी के 5वें सेमेस्टर में मेजर सब्जेक्ट में भी IKS लागू किया गया है। देखो, प्रथम सेमेस्टर से ही IKS पढ़ाया जाता है, लेकिन मेजर में भी IKS रखने का खास प्रयोजन है, और यहाँ कोर्स का नाम है प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। इस विषय पर हम विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। हकीकत में हम जानते हैं कि भारतीय शिक्षा नीति इंडियन नॉलेज सिस्टम पर जोर देती है। इसकी वजह यह है कि वर्तमान जीवन शैली और वर्तमान राष्ट्र जिस मोड़ पर चल रहा है या जिस डगर पर चल रहा है, वह डगर आज हमें ऐसा कुछ संकेत दे रही है कि हमें अपनी जीवन शैली को और अपने हर क्षेत्र के जीवन को, चाहे सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो या आर्थिक हो, सभी में, और खास तौर से हमारा मानसिक एवं शारीरिक जीवन, उसको लेकर हमें भारतीय, जो प्राचीन भारतीय प्रणालियां हैं, उनकी ओर पीछे मुड़ना होगा। क्योंकि हमारी आज की जीवन शैली है, यह जीवन शैली आगे जाकर समाज को कुछ ऐसा देने वाली है जिससे मानसिक एवं शारीरिक जीवन, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन, राजनैतिक जीवन प्रभावित हो सकता है। इस उद्देश्य से दोस्तों, प्राचीन भारतीय जो शिक्षा है और प्राचीन भारतीय जीवन की परंपरा है, उसको समझना खूब आवश्यक है। इसी संकेत से मित्रों, हेमचंद्राचार्य उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय की 5वीं 6माही बीए हिंदी के छात्रों के 501 बी कोर्स कोड में IKS लागू किया गया है, और इसके पाठ्यक्रम में जो विषय है वह प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद शीर्षक से है। और दोस्तों, खुशी की बात यह है कि प्राचीन भारत के कलात्मक विनोदों को लेकर हमारे हिंदी के बड़े आलोचक, बड़े निबंधकार,
सशक्त साहित्यकार और खास तौर पर इतिहासकार के रूप में सिद्धि प्राप्त है, अमरता प्राप्त है, ऐसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। यह हमारे पाठ्यक्रम में है, तो इसको समझना, इसको लेकर सोचना आवश्यक है। दोस्तों, अध्यापकों एवं छात्रों के साथ साथ भारतीय नागरिक के लिए यह विचार, जिसको सरल बनाने के लिए, जिसको सुलझाने के लिए मैं आपके सामने बात रख रहा हूं। हम देखते हैं कि भारतीय साहित्य की विराट परंपरा में अद्वितीय साहित्यकार के रूप में वे उपन्यासकार के रूप में सिद्ध है। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, अनामदास का पोथा, पुनर्नवा जैसे बड़े ही महत्वपूर्ण उपन्यास देने वाला और हिंदी साहित्य को लेकर बहुत चर्चित, इतिहास को लेकर बहुत चर्चित ऐसे आलोचक में संस्कृति और खास तौर पर भारतीय संस्कृति के वे अध्येता रहे हैं, इतिहास के मर्मज्ञ रहे हैं। सांस्कृतिक दृष्टिकोण, इतिहास बोध, दर्शन एवं अध्यात्म, यह उनके साहित्य के विषय रहे हैं। उनके विचार भी इन विषयों पर मजबूती के साथ प्रस्तुत हुए हैं। समग्र रूप से कहें तो मित्रों, वे भारतीय संस्कृति के अन्वेषक रहे हैं। हम जानते हैं कि प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद के हेतु हैं कि छात्रों को प्राचीन भारत के नागरिकों की जीवनोपयोगी विविध कलाओं का परिचय देना, कलात्मक विनोदों से रूबरू कराना, यह इस पाठ्यक्रम का प्रमुख हेतु रहा है। और वैसे इस किताब में तो 99 तकरीबन 99 कलात्मक विनोदों का परिचय दिया गया है। हमारे पाठ्यक्रम में कुल 20 ऐसे कलात्मक विनोदों को रखा गया है जिससे छात्रों को और देश को लाभ होने वाला है। हम प्राचीन भारत की पृष्ठभूमि जब देखते हैं तो अवश्य पाते हैं कि इस शब्द की बड़ी व्यापकता है। देश का इतिहास जितना जानते हैं उससे ज्यादा नहीं जानते हैं उसका महत्व है। बौद्धों और जैनों के विशाल साहित्य में प्राचीन भारत का बहुत उल्लेख है। विनोदों का वर्णन काव्यों, नाटकों, कथा आख्यायिकाओं में बहुत ही अच्छी तरह से निरूपित है। सन ईसवी पूर्व के कुछ 100 साल पहले से लेकर मित्रों ईसवी सन पूर्व के कुछ 100 वर्ष पहले से लेकर ईसवी सन कुछ 100 वर्ष बाद तक इस प्रकार का साहित्य प्रचुर मात्रा में देखने मिलता है। भरत के नाट्यशास्त्र में भी इसका सुसंबद्ध विश्लेषण देखने मिलता है। हम जानते हैं कि कलात्मकता और विलासिता 2 शब्द हमारे लिए वचन रखते हैं। दोस्तों, विलासिता में सिर्फ भूख है और कलात्मक विलासिता में संयम है, शालीनता है, विवेक है, ऐश्वर्य है, समृद्धि है, त्याग और भोग का सामर्थ्य है,
सौंदर्य और सुकुमारता की रक्षा करने वाला वह पौरुष है। प्राचीन भारत में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक अच्छा पौरुष, एक सुदृढ़ चरित्र निर्मित करने में यह कलात्मक विलासिता को समझना आवश्यक है। प्राचीन भारत के हमने जो समयावधि बताई, ईस्वीसन पूर्व के कुछ 100 साल पहले से लेकर ईस्वीसन कुछ 100 वर्ष बाद की, यह युग जिसकी प्रत्येक वस्तु में मित्रों छंद, प्रत्येक वस्तु में राग, रस और जीने की कला है। यह समयावधि हकीकत में मनुष्य जीवन की वास्तविक जीवन पद्धति का बोध कराती है। यह सहज रूप से हम जानते हैं। कला की साधना, इस विषय को लेकर हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कला की साधना प्राचीन भारतीय को कलाओं का ज्ञाता होना ही जीवन की सार्थकता माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि भारतीय होना, एक राष्ट्रीय होना, साफल्यपूर्ण जीवन का परिचय देना हर भारतीय के लिए, हर व्यक्ति के लिए कलाओं का ज्ञाता होना ही जीवन की सार्थकता माना जाता था। और आज हम जानते हैं हमारे जीवन का लक्ष्य क्या हो गया है और कहां तक अटक गया है। हमारा जीवन लक्ष्य मोटे तौर पर अर्थ हो गया है, पैसा हो गया है, और इसके पीछे हमारी जीवन शैली, हमारे जीवन की दौड़ धूप ये लगी हुई है। इसलिए हमें प्राचीन भारतीय जीवन शैली और जीवन की दैनंदिनी क्रियाओं को समझना है, उस पर सोचना है, और सिर्फ समझना और सोचना नहीं बल्कि दोस्तों उस पर विचार करना और अमलीकरण करना मुख्य बात है। कला सिर्फ शारीरिक अनुरंजन का विषय नहीं है। कला मानसिक और बौद्धिक विकास का विषय माना जाता था उस समय, और मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए कला का शरण आवश्यक है और अनिवार्य है। तब प्राचीन भारत में कला की साधना होती थी। राजसभा और गोष्ठियों में शामिल होने के लिए योग्यता मानी जाती थी, अर्थात कला सर्वज्ञता होना ही राजसभा और गोष्ठियों का आइडेंटिफाई था। कला सर्वज्ञ नहीं है व्यक्ति, उसका प्राचीन भारत में कोई मूल्य नहीं था। हकीकत में दोस्तों भारतीय होने की यह पहली शर्त है कि हमें कला में, हम कला को जाने, कला के बारे में हमें कुछ पता हो, कला को समझे, केवल कला को समझे नहीं बल्कि दोस्तों कला को जिए, तभी हम अच्छा और एक सफल जीवन जीते हैं ऐसा माना जाएगा। कादंबरी में भी वैशंपायन नामक तोते में सभी गुण विद्यमान थे, यह आप पुराण में जानते हैं। चांडाल कन्या राजा शूद्रक की सभा में ले गई तोते को, तब ये पूछा गया था, और तोता क्यों सभा में उपस्थिति का प्रवेश का मूल्य था और उसने पाया, तो इसके पीछे कारण यह था कि वैशंपायन नामक तोता भी कला का सर्वज्ञता था। कादंबरी में यह बात
इस बात का उल्लेख है, क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। क्यों ऐसा? तो इसके पीछे अनेक कारण हैं। राजनीतियों के प्रयोग में कुशल हो सकता है यदि शास्त्रों का ज्ञान है, यदि व्यक्ति में यह शास्त्रीय ज्ञान है तो ही राजनीति के प्रयोग में कुशलता होनी चाहिए। आजकल हम भारत के राजनीतिक जीवन को देखते हैं तो कभी कभार प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इसके पीछे की वजह यह है कि शास्त्रार्थों का ज्ञान आज के राजनेताओं में, कुछ राजनेताओं में नहीं है। और ऐसे राजनेता यदि देश की धुरी को संभालने वाले हैं तो सोचो कि देश का क्या भला कर पाएगा। काव्य सुभाषितों का मर्मज्ञ और कर्ता भी ये शास्त्रार्थों का ज्ञान हो वही कर सकता है। परिभाषालाप में भी वही व्यक्ति चतुर हो सकता है। वाद्यों का अतुलनीय श्रोता हो सकता है, यह भी एक शर्त है। और ये सारी शर्त तोते में थी। कौन सी शर्तें? तो मैं फिर से बता रहा हूं। राजनीतियों के प्रयोग में कुशलता, ज्ञान, माफ कीजिएगा, गान और संगीत शास्त्र में मर्मज्ञता, परिहास आलाप में चतुरता, वाद्यों का आकर्षक एवं सफल श्रोता, नृत्य, चित्र, व्यापार और मानवती प्रिया को प्रसन्न करने की कला, पशु पक्षी, स्त्री पुरुष के लक्षणों का भी ज्ञाता होना आज जरूरी है। और कला की साधना के जरिए ही यह संभव है। हम आज देखते हैं तो स्त्री पुरुष के लक्षणों का हमें ज्ञान नहीं। स्त्री के या पुरुष के अथवा कहे कि मनुष्य मात्र के भीतर क्या चल रहा है, मनुष्य मात्र क्या कर रहा है, उसका हेतु क्या है, उसका असर क्या होगा, उससे समाज किस प्रकार से प्रभावित होगा और भारत को इसका हम कहें कि पॉजिटिव या नेगेटिव क्या रिजल्ट मिलेगा, यह दोस्तों कला पर निर्भर है। और हर भारतीय व्यक्ति यदि मानो कि कला की साधना का मर्मज्ञ हो और कला की साधना को सफलता प्राप्त किए हुए हो तो चार चांद लग जाए। देश, व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और अच्छी तरह से इसका रूप रंग निखर उठे। मित्रों, कादंबरी में तो अनेक कलाओं की बात है जिसमें चंद्रापीड़ को सिखाई गई कलाएं, जिनमें हम देख सकते हैं व्याकरण, गणित, ज्योतिष, गान, वाद्य, नृत्य, तैरना कूदना, व्यायाम, लिपि एवं भाषा ज्ञान, काव्य, नाटक और यहां तक कि बढ़ई और सुनार के काम आदि में भी साधना को प्राप्त किए होना चाहिए। यह कादंबरी में भी बताया गया है। दोस्तों, प्राचीन भारत यह कह रहा है कि आप कला की साधना कीजिए, कला को सिद्धहस्त कीजिए और साधना प्राप्त व्यक्ति जिस किसी कला, अपने रस रुचि की कला में कोई व्यक्ति यदि प्रवीण है तो समझिएगा कि वह हर प्रकार की
हर प्रकार की स्थितियों परिस्थितियों में अपने आप का मानसिक शारीरिक संतुलन, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और मनोविश्लेषणात्मक संतुलन प्राप्त हो सकेगा और वही व्यक्ति एक सफल भारतीय है और श्रेष्ठ भारतीय है। कम से कम वह व्यक्ति अपने वैयक्तिक जीवन में भी सुख आनंद की प्राप्ति कर सकता है। दोस्तों, इस कला की साधना को लेकर तो वात्स्यायन के कामसूत्र में भी संकेत है। बौद्ध ग्रंथों में 84 प्रकार की कलाओं का उल्लेख है। कहिए, अरे जैन ग्रंथों को देखें, आप थोड़ा पीछे मुड़कर साहित्य में जाएं तो तब के जीवन की बात जैन ग्रंथों में भी यह उल्लेखित है। जैन ग्रंथों में 72 प्रकार की कलाओं का उल्लेख है। दोस्तों, कला की संख्या असीमित है। सभी प्रकार की सुकुमार और बुद्धिमूलक क्रियाएं कलाएं कहलाती है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं शब्दों को कि सभी प्रकार की सुकुमार और बुद्धिमूलक क्रियाएं, सुकुमार और बुद्धिमूलक क्रियाएं हम अच्छी तरह से समझ जाएं और क्रियाओं का अपने जीवन में अनुकरण करें, अमल करें, तो हम अच्छे खासे कलाकार हैं ऐसा माना जाएगा। और हमें हर मोड़ पर छोटी से लेकर बड़ी समस्या या जीवन की गतिविधि में हम यदि सुकुमार बने हैं और बुद्धिमूलकता से पेश हुए हैं, प्रस्तुत हुए हैं, तो हमारा जीना बहुत ही सरल है। हम कम से कम कहे कि सुखमय और आनंदमय कहा जाता है ना, कि भाई एक प्रकार का स्वर्णिम और स्वर्गीय भी कहूं तो ऐसा जीवन प्राप्त कर सकते हैं। स्वर्णिम जीवन की, सफल जीवन की यदि हमें आवश्यकता है तो हर भारतीय नागरिक को कला की साधना की और ध्यान देना होगा। कला की साधना, कला के साधक बनना होगा, कला को सिद्धहस्त करना होगा। इसके लिए एक घटना हम देखते हैं। काशी के राजा जयंत चंद्र की एक रखेली रानी सुहब देवी, जो निरंकुश शासक थी, यह सुहब देवी निरंकुश शासक थी। उसने ब्राह्मण कवि से पूछा, एक बार ऐसा उल्लेख है। ब्राह्मण कवि से क्या पूछा? तुम क्या हो? सवाल कर दिया। तो ब्राह्मण कवि ने कहा कि मैं, उत्तर दिया कि मैं कला सर्वज्ञ हूं। तो फिर उस निरंकुश शासक रानी ने कहा, तो फिर मेरे पैरों में जूता पहनाओ। दूसरे दिन, दोस्तों, दूसरे दिन चमार का वेश धारण करके उस ब्राह्मण ने रानी को जूता पहनाया। फिर से ब्राह्मण वेश धारण नहीं किया उसने बाद में। सोचिए, जिंदगी भर बाद में उस ब्राह्मण ने ब्राह्मण वेश धारण नहीं किया, बल्कि सन्यासी होकर गंगा तट पर उसने प्रस्थान किया। यह घटना प्रबंध कोश के पृष्ठ नंबर 57 पर हमें मिलती है। दोस्तों, यह बात
कला की साधना को लेकर है। हम जानते हैं कि कला का साधक आज होना जरूरी है। हम कला के मर्मज्ञ बने, कला को अपने जीवन में अपनाए। हमारा उच्च शिक्षा में यह पाठ्यक्रम इसलिए आवश्यक है कि आजकल कला को विलासिता की फ्रेम में ही दोस्तों देखा जाता है, लेकिन कलात्मक विलासिता को ध्यान में रखकर यदि हम कला को जिएंगे तो कला के साथ अपने जीवन को जिएंगे तो अवश्य हमें इसका प्रभाव मिलेगा। हम अवश्य प्रभावित होंगे और हमारे हर मनुष्य के, हर भारतीय के जीवन में कला की साधना कदम कदम पर काम लगेगी। यह बिल्कुल ही सही और सटीक है। दोस्तों, अब हम देखते हैं वात्स्यायन की कलाएं। मित्रों, ईस्वीसन सन के आसपास के ऐतिहासिक जीवन को आनंदमय बनाने वाला जो कोई महत्वपूर्ण शास्त्र है ना, ईस्वीसन के आसपास, तो वह शास्त्र कौन सा है पता है? वह शास्त्र है, वह महत्वपूर्ण शास्त्र है। किस लिए महत्वपूर्ण? ऐतिहासिक जीवन को आनंदमय बनाने वाला, तो वह कामसूत्र। हम सब ने कामसूत्र शब्द को सुना है और इस शास्त्र के बारे में भी हमें गहन अध्ययन करना आवश्यक है। भारतीय होने के नाते प्राचीन भारतीय ज्ञान प्राप्ति वात्स्यायन की कलाओं में कामसूत्र में जो वर्णित है उसका अभ्यास भी जरूरी है। प्रजापति ने प्रजाओं को सृष्टि करके उनकी स्थिति के लिए धर्म, अर्थ और काम नामक साधनों के लिए एकाध्यायों का कोई ग्रंथ लिखा था। ये कामसूत्र में यह बात उल्लेखित है दोस्तों कि प्रजापति ने प्रजाओं की सृष्टि करके उनकी स्थिति के लिए धर्म, अर्थ और काम नामक साधनों के लिए यह ग्रंथ लिखा गया है। मनु, बृहस्पति, नंदी आदि ने भी अलग अलग ग्रंथ लिखे हैं। प्राचीन भारत में यह इन्हें ऐसे अमर ग्रंथ माना जाए, ऐसे ग्रंथ है। नंदी ने एक सहस्त्राध्यायों का ग्रंथ लिखा था जिसे श्वेतकेतु ने 500 और वाभ्रव्य ने 150 अध्यायों में संक्षिप्त किया है। बाद में जाकर श्वेतकेतु ने इसे 500 अध्यायों में संक्षिप्त किया है। सोचो, नंदी ने सहस्त्र अध्यायों का ग्रंथ लिखा था और जिसमें कलाओं का परिचय है। इस ग्रंथ में स्थित 7 अधिकरण साधारण, संप्रायोगिक, बाह्याधिकारिक, पारदारिक, वैश्विक और औपनिषदिक का सार ही कामसूत्र ग्रंथ है।
कहे ना कि 7 अधिकरण औपनिषदिक, वैश्विक, पारदारिक, बाह्याधिकारिक, संप्रयोगिक और साधारण, इनका सार कामसूत्र ग्रंथ में है। तो कामसूत्र ग्रंथ भी तो सार है, जीवन का सार है। नागरिक जनों के जानने योग्य कलाओं की सूची भी कामसूत्र में है और इनमें तकरीबन 1/3 तो विशुद्ध साहित्यिक कलाएं, समझे? 1/3 कलाएं तो साहित्यिक है। बाकी कलाओं में दोस्तों नायक नायिकाओं की विलास क्रीड़ा, मनोविनोदों में साधक एवं दैनिक प्रयोजनों के पूरक माने जाते हैं। समझते हैं कि कलाएं कौन सी है? गाना, बजाना, नृत्य, चित्रकारी, फर्श पर विविध रंगों एवं पुष्पों, चावलों से नयनाभिराम चित्र बनाना, दांत और वस्त्रों को रंगना, फूलों की सेज बिछाना, आभरण बनाना, सुगंधित धूप दीप और बत्तियों के प्रयोग जानना, भोजन शरबत बनाना, किशासन बनाना, वीणा डमरू बजाना आदि हमारे दैनंदिनी जीवन की क्रियाएं ही हैं। और इन क्रियाओं में भी हम कलात्मकता के साथ प्रयोग करेंगे और कला के दृष्टिकोण से इन क्रियाओं को देखेंगे और क्रियाएं करेंगे तो हम बड़े अच्छे कलाकार हैं ऐसा माना जाएगा। और इसका रिजल्ट तो मिलता है। वस्त्रों को रंगना, दांत को रंगना, चित्र बनाना, ऐसे कहा शरबत बनाना, सारी चीजें कदम कदम पर सुबह उठकर से लेकर रात को हम सोते हैं तब तक की दैनंदिनी जीवन क्रियाओं में ही अनेक कलाएं हैं जो वात्स्यायन की कलाएं हैं। वात्स्यायन ने उनमें किस तरह से हम कलाकारी कर सकते हैं, उन दैनंदिनी जीवन में किस प्रकार से हम साधनात्मक रूप से चलते हैं, साधनात्मक रूप से जीवन गुजारते हैं, जीते हैं, यह बात बताई गई है। संस्कृत साहित्य में भी दोस्तों विपुल वर्णन मिलता है इसका। कलाओं का प्रभाव हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पूर्ववर्ती साहित्य में और नागरिक जीवन में भी होता है। नागरिक जीवन कलाओं से ही प्रभावित है और साहित्य में इन कलाओं की बात करें तो उसका साहित्य में कलाओं का एवं कामसूत्रीय विधानों का मार्गदर्शन है। साहित्य में कहीं ना कहीं इनका यह ओप है, प्रभाव है। हमारे जीवन में जो उपयोगी कलाएं हैं, जीवन उपयोगी हमारी कलाएं, वास्तु विद्या, धातु विद्या, हाथी घोड़ों की पहचान, देखो पशुओं की पहचान भी, हाथी है तो उसको पहचानना भी एक कला है, घोड़ा है उसे पहचानना भी कला है। इन कलाओं को सीखेंगे तभी मनुष्य को भी पहचान पाओगे ना। यह महत्वपूर्ण बात है। और मनोविनोदों से जुड़ी कलाएं तो हमें कदम कदम पर मिलते हैं। संस्कृत साहित्य में भी हम ज्यादातर संस्कृत साहित्य से थोड़ा परिचित है क्योंकि हमारा प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा हमने जिनमें पाया है कि उनमें तोता और मैनों को पढ़ाया जाता था। पंचतंत्र की कहानियां और मनोविनोद से जुड़ी हुई कलाएं तो पशु पक्षियों तक को पढ़ाया जाता है था प्राचीन भारत में। दोस्तों आधुनिक भारत में, वर्तमान भारत को इन कलात्मक विनोदों का अभ्यास होना बहुत ही आवश्यक है। हम ये जाने
कि कलाओं की प्राचीनता किस तरह से पहचाने। कलाएं कितनी प्राचीन है उसकी और यदि दृष्टि डालना है तो हम क्या जान सकते हैं, हमें क्या मिल सकता है। तो मित्रों, बौद्ध पूर्व काल में भी कलाओं की गणना थी और प्राचीन काल में हमने पहले भी कहा कि कला मर्मज्ञता आवश्यक गुण माना जाता था और उस गुण को हर मनुष्य के व्यक्तित्व के चरित्र के गुणों में प्राधान्य दिया गया था। प्राचीन भारत तो कला मर्मज्ञ है तो ही मनुष्य है, इस बात पर भी जोर देती है। और ललित विस्तर में सिद्धार्थ को सिखाई गई पुरुष कलाएं एवं 64 काम कलाएं भी वर्णित है ललित विस्तर ग्रंथ में। और कला दोस्तों हर नागरिक जीवन में नहीं, हर मनुष्य मात्र में, मैं तो यहां तक कहूं कि हर पशु पक्षी प्राणी मात्र में यह आवश्यक अंग है। ग्रंथों की संख्या अनिश्चित है, वैसे आप इसका अभ्यास करेंगे तो कहीं एकरूपता देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये प्राचीन भारत की बात है और बाद में उस पर लिखा गया है तो कहीं किसी ने आगा पीछा करके उनकी संख्या बताई गई है, लेकिन ग्रंथों की संख्या अनिश्चित है। फिर भी 64 की संख्या अधिक प्रचलित है, कम से कम 64 कलाएं हम कहते हैं। जब कभी कलाओं की बात आती है तो हम कहते हैं 64 कलाएं। जैन ग्रंथों में 72 कलाओं की चर्चा है। हमने देखा कहीं 84 कलाओं की चर्चा है अथवा वर्णन है। कालिका पुराण जो 10वीं 11वीं शताब्दी का है उसमें भी कलाओं का वर्णन मिलता है। ब्रह्मा और संध्या के प्रथम समागम के समय 49 भाव जगे थे। एक घटना बताते हैं। ब्रह्मा, प्रजापति, ऋषि, संध्या, मंथन, मनमथ आदि की बात करें तो हम पुराण में जाए और हमारी उत्पत्ति को लेकर बात करें तो ऐसा संकेत मिलता है ग्रंथों में कि ब्रह्मा और संध्या के प्रथम समागम के समय 49 भाव जगे थे। 49 और संध्या में 64 कलाएं थी, जगी थी। भाव जगना और कलाएं जगना ऐसा संकेत है, यह हम नहीं इतिहास कह रहा है और वर्णन है कि ब्रह्मा और संध्या के प्रथम समागम के वक्त की बात है। अर्थात कला की उत्पत्ति का यही इतिहास है। राइट। कलाओं की प्राचीनता की बात करें तो श्रीयुत ए वेंकट सुबैया द्वारा प्रकाशित पुस्तिकाओं में कलाओं की सूची मिलती है। जो हमारे पाठ्यक्रम में दोस्तों किताब है ना, उसमें भी सूची है कलाओं की और उस सूची में सारी कलाएं निर्दिष्ट है, उल्लेख है उनका। हम प्रमुख रूप से देखें तो कलाओं की प्राचीनता में व्याकरण, छंद, ज्योतिष, न्याय, वैद्यक, राजनीति, उचकाना, कूदना, तलवार चलाना, घोड़ा चढ़ना, काव्य लिखना, नाटक, आख्यायिका, समस्या पूर्ति, प्रहेलिका, स्त्रियों का श्रृंगार करना, कपड़ा रंगना, चोली सीना, सेज बिछाना,
रत्न और मणियों को पहचानना, पशु पक्षी स्त्री पुरुष समस्त जीव के लक्षण जानना और जुआ खेलना आदि ऐसी अनेक कलाओं का वर्णन है। और यह फिर से नाम हम लें, श्रीयुत ए वेंकट सुबैया द्वारा प्रकाशित ग्रंथ में इन कलाओं का उल्लेख है। पुरुष की कलाओं की बात करें, पुरुष मनुष्य की सफलता तो कलाओं से है, पर पुरुष भी और स्त्री भी, पशु भी और पक्षी भी अपने जीवन में कलाओं का माहिर होना चाहिए। तो पुरुष की कलाओं में क्या है? देखिए, गणिकाओं को पहचानना, पुरुष में यह दृष्टि होनी चाहिए, पुरुष में यह कला होनी चाहिए कि कौन स्त्री गणिका है और कौन नहीं। गणित, दर्शन, युद्ध, घुड़सवारी आदि पुरुष जीवन के साफल्य के साथ संलग्न ये कलाएं जिन्हें हमें पुरुष कलाएं समझना चाहिए। आगे चलकर कला शब्द दोस्तों, इसका अर्थ कौशल से भी तो हो गया, कौशल के नाम से भी पुकारा जाता है। आजकल कौशल शब्द स्किल चलता है, बराबर है। और काश्मीरी पंडित क्षेमेंद्र ने कला विलास पुस्तिका में भी इसका उल्लेख किया गया है। यह ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कलाओं की प्राचीनता का संदर्भ इसमें मिलता है। दोस्तों, पंडित क्षेमेंद्र ने कौन से ग्रंथ, कला विलास ग्रंथ में जो कलाएं वर्णित की हैं उनकी ओर यदि दृष्टि डाले तो कह सकते हैं कि सिर्फ वेश्याओं की 64 कलाएं थी, 64। लोक आकर्षक, वेश्याओं में लोकार्षक कला होनी चाहिए, तभी जाकर लोक समाज आकर्षित हो सकता है। वेश्या में धनापहरण की कला होनी चाहिए, धन का अपहरण करने की, किस युक्ति प्रयुक्ति से धन को, किस युक्ति प्रयुक्ति से कला को, माफ कीजिएगा, समाज को हम आकर्षित करें, यह भी एक कला है। दोस्तों, वेश्याओं की 64 कलाएं इस कला विलास पुस्तिका में पंडित क्षेमेंद्र ने संकेत दिया है। कायस्थों की 16 कलाएं बताई है, लिखने के, लोगों को धोखा देने के आदि कौशल की बात इसमें है। गाने वालों की, सोना चुराने वालों की, चोरों की भी कला यहां निर्दिष्ट है। कला का साधारण अर्थ आज हो गया वर्तमान तो, और प्राचीन भारत में भी यही है कि कला का साधारण अर्थ क्या है। हमने पहले भी बताया कि दोस्तों, जीवन के हर कदम पर कला के साथ चलना है। तो इसका साधारण अर्थ हो सकता है स्त्री प्रसादन, वशीकरण, विनोद, रसानुभूति आदि साधारण अर्थ है। और इनमें सब में यदि हम देखें कि भाई ये सारे वशीकरण, स्त्री प्रसादन, विनोद और रसानुभूति, इन सारे भावों को, कलात्मक भावों को हम जिएंगे तभी जाकर हमारा जीवन सफल माना जाएगा। कलाओं के आश्रयदाता रईस, यह भी कला
कलात्मक विनोद का एक प्रकरण है, एक अध्याय है। इसको लेकर थोड़ी बात हम आज देख ले। तो दोस्तों, प्राचीन भारत का रईस विद्या और कलाओं के पीछे धन लुटाता था। आप मुड़कर देखें, प्राचीन भारत, हमारी प्राचीनता की ओर देखें तो प्राचीन राजाओं का, हर नेता का, तब का, आज नेता शब्द है, तब का हर राजा का या नेतृत्व करने वाले या कोई भी रईस व्यक्ति है, उसकी सफलता यह थी कि वह विद्या और कला के पीछे धन लुटाता था। क्यों? प्रयोजन था भाई, अमरता प्राप्त करनी थी और धन कहां लुटाना हो तो सही जगह लुटाना है। तो दो शब्द बताए, दो ऐसे अध्याय बताए, दो ऐसे जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं बताई जिसको पाना हर मनुष्य का अधिकार है, और वह है विद्या और कला। इनके पीछे प्राचीन रईस लोग बहुत ही अपनी पूरी ताकत से धन लुटाते थे। और हम जानते थे, प्राचीन भारत अर्थात हर नागरिक जानता था कि धन के दो ही उपयोग हैं। हम यह जाने तभी जाकर भारतीय ज्ञान परंपरा को हम, अथवा उस विचार को हम कैसे आजमाते हैं अपने जीवन में, और किस तरह से सहज, सरल और स्वाभाविक जीवन जी सकते हैं। तो हमें यह भी जानना है कि धन के दो ही उपयोग हैं, एक है दान और दूसरा है भोग। कहा गया है कि दान भोग विहीनेन धनेन धनीनो यदि तैनेव धन जातेन कथम न धनीनो वयम। दान और भोग नहीं है तो कोई मतलब नहीं है हमारा रईस होना, हमारा धनिक होने का कोई मतलब नहीं है। और साधु कर्म एवं तपोमय जीवन को भी इन कलाओं के आश्रयदाताओं का लक्ष्य था। रईस केवल धन का कृपण भोक्ता नहीं था, शिल्पियों और सेवकों को भी वह उस बहाने मदद करता था। और आज का रईस हम जानते हैं, इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करनी है। आज का हर व्यक्ति रईस नहीं, हर मनुष्य जिसका लक्ष्य सिर्फ धन है। पर धन के दो उपयोग में से मैं कहूं तो अतिशयोक्ति न होगा, अच्छी तरह से अपने लिए भोगता भी नहीं। दान तो बड़ी दूर की बात है, भोग भी नहीं करता। और यह रईस देखो, प्राचीन भारत का रईस ये कलाओं का आश्रयदाता था। और रईस का प्रमुख आचरण था कला को पोषित करना, कला को पोषण देना। कला पोषकता ही अपने जीवन का प्रमुख लक्ष्य मानता था। कौन? रईस, मतलब भारत का रईस, प्राचीन भारत का रईस। हम कहें कि हमारे देश, हमारे भारत के रईसों को, हमारे भारत के नागरिकों को भी यह कला की साधना, वात्स्यायन की कलाओं एवं कलाओं की पहचान, कलाओं का मनुष्य जीवन में उपयोग आदि का होना आवश्यक है। उसको समझना और उसके बारे में सोचना, सिर्फ सोचना ही नहीं, उसका अमल करना भी महत्वपूर्ण बात है। तभी जाकर हमारा जीवन सहज, सरल, सरस और स्वाभाविक बन सकता है।
और दोस्तों, ये नई शिक्षा की बात है कि हम प्राचीन भारत के कलात्मक विनोदों में ही यदि डूबें तो हमारा जीवन उज्जवल हो सकता है और साथ साथ हमारा राष्ट्र भी हर तरह से, मैं फिर से कहूं, सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से और खास तौर से कहूं कि मानसिक दृष्टि से एवं शारीरिक दृष्टि से भी आने वाले कल का भारत बड़ी अच्छी फ्रेम से कहें कि सुशोभित होना चाहिए और यह बहुत ही आवश्यक है। इसकी महत्ता है, इस पाठ्यक्रम की महत्ता है। यह तो दोस्तों प्राचीन भारत के कलात्मक विनोदों का हमारी व्याख्यानमाला का यह प्रथम व्याख्यान है। दूसरे व्याख्यान में हम दैनंदिनी जीवन की क्रियाएं जैसे मुख प्रक्षालन, दातून और हमारा निपटन, है ना, सारी जीवन की सारी क्रियाओं को कलात्मकता से कैसे देखें, कलात्मकता से कैसे हमारे जीवन में उसका अमलीकरण करें, उसको लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत होने वाला हूं। तो हम यहाँ अपनी बात को समाप्त करते हैं और मिलते हैं दूसरे पार्ट में प्राचीन भारत के कितने कलात्मक विनोद हैं उनकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।